लाइव है। दीपक। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अगर आपकी आंखों के सामने किसी का कत्ल हो, किसी का मर्डर किया जाए, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये बहुत ऑब्वियस है कि आप डर जाएं, आप जिसका कत्ल हो रहा हो शायद उसे बचाने की कोशिश करें, या फिर कुछ ऐसा माहौल बने कि आप स्केयर्ड हो जाए, घबरा जाएं और आप अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाएं। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि किसी का मर्डर हो रहा हो और आप बहुत इत्मीनान से मर्डर होता हुआ देखते रहें और उस पूरे मंज़र को अपनी आंखों में कैद करते रहें, अपनी आंखों में बसाते रहें। ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन दिल्ली में पिछले शनिवार की रात को पूरे पब्लिक व्यू में एक ऐसा मर्डर हुआ जिससे जो आसपास के लोग जो है बड़े इत्मीनान से चुपचाप देखते रहे। कोई अपनी बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था, कोई सड़क पर खड़ा होकर देख रहा था, कोई वहाँ से आते जाते गुजरते हुए ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन किसी ने रिएक्ट नहीं किया, किसी ने उस मर्डर पर कोई घबरा कर भागा भी नहीं और किसी ने जो मर्डर का विक्टिम था उसे बचाने की भी कोशिश नहीं की। अब सवाल यह है, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जिसका मर्डर हो रहा था और जैसे मर्डर हो रहा था ये सब कुछ सबकी आंखों के सामने था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मर्डर हो रहा है। बल्कि लोग इस मर्डर को कुछ और समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? वो समझ रहे थे कि ये मर्डर नहीं हो रहा है, बल्कि किसी एक घर का सामान कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अपने आप में एक मिस्टीरियस बात है। तो ज़्यादा पहेलियां न बुझाते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं और आपको बताता हूं कि शनिवार की रात को आखिर दिल्ली में हुआ क्या था। शनिवार यानी 31 अगस्त रात का वक्त था, यही तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे, शाम और रात का दरमियानी वक्त था। ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में एक प्रॉपर्टी है, एक मकान है M75। इस M75 मकान में फर्स्ट फ्लोर पर एक एल्डरली कपल यानी एक बुज़ुर्ग दंपत्ति रहा करते थे। और ये जो बुज़ुर्ग दंपत्ति वहाँ रहा करती थी, ये किराए पर थी। वहाँ जो कपल हैं उनका नाम आपको बताऊं, 91 साल के कृष्ण खोसला साहब थे और साथ में रहती थी उनकी बीवी सरोज खोसला। तो ये दोनों बुज़ुर्ग थे और जैसा मैंने आपको बताया कि GK2 दिल्ली की वन ऑफ द पॉशेस्ट लोकेलिटी है। मतलब दिल्ली में अगर कोई अपना ड्रीम होम चाहेगा तो वो GK1 या 2 में चाह सकता है। मतलब ये बहुत ही शानदार और आलीशान लोकेलिटी है जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। यहाँ खोसला परिवार जो है, हस्बैंड वाइफ, वो किराए पर रहते थे। और 91 साल के जो कृष्ण खोसला साहब थे, ये रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट थे, रिटायर हुए थे सरकारी नौकरी से और यहाँ रह रहे थे। इनके 2 बेटे हैं इस दंपत्ति के। एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है और दूसरा बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता है, बल्कि पास में ही अपनी फैमिली के साथ रहता है। कुल मिलाकर ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों बुज़ुर्ग जो है उम्र के इस पड़ाव में एक तरह से अकेले थे। हालांकि दोनों को एक दूसरे का साथ ज़रूर था, लेकिन दोनों के जो अपने बेटे थे वो इनसे अलग रह रहे थे। इनके घर में एक नौकर भी रहता था, किशन नाम था, माफ़ कीजिएगा। कृष्ण खोसला तो बुज़ुर्ग का नाम था और किशन जो है इनके घर में एक नौकर था जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल है, वो यहाँ रहता था। और ये किशन जो है ये बिहार का रहने वाला था और तकरीबन 1 या 1.5 साल से इनके साथ काम कर रहा था। शनिवार को कुछ ऐसा हुआ कि किशन यानी जो सर्वेंट है वो कहीं से एक मिनी ट्रक लेकर आया, जिसको यहाँ दिल्ली NCR में टेम्पो भी कहते हैं। तो एक टेम्पो लेकर आया और उस टेम्पो में फिर किशन जो है खोसला परिवार का रेफ्रिजरेटर जो है वो अपने कुछ साथियों के साथ लोड करता हुआ दिखा। आसपास के लोगों ने ये सब कुछ देखा तो उनको बात समझ में आई कि शायद खोसला परिवार का रेफ्रिजरेटर या तो ख़राब हो गया है या हो सकता है उन्होंने वो फ्रिज बेच दी हो।
तो इसीलिए किशन जो है वो रेफ्रिजरेटर लेकर जा रहा है। तो सारे लोगों ने ये सब कुछ देखा और किसी को कुछ भी इसमें अनयूजुअल नहीं लगा। और ये जो किशन नाम का जो सर्वेंट था, ये अपने और 3-4 साथियों के साथ उस टेम्पो में उसने रेफ्रिजरेटर को लोड किया और लोड करने के बाद उस लोकेलिटी से चला गया। इसके बाद तकरीबन 12-14 घंटे गुजर गए, यानी पूरी रात गुजर गई। अगली रोज़ सुबह यानी रविवार की सुबह को जो सरोज खोसला हैं, यानी जो कृष्ण खोसला बुज़ुर्ग थे उनकी बीवी यानी बुज़ुर्ग महिला, उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया और फ़ोन करके वो ज़ारो कतार रोने लग गई, बहुत बुरी तरह से रोने लग गई। उन्होंने कहा कि अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे पिता को कोई उठा ले गया है और मैं यहाँ अकेली हूँ घर में और मैं बेहोश हूँ, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। बेटा फ़ौरन आया और बेटे के आने के बाद पुलिस आई। पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो पुलिस ने ये ऑब्ज़र्व किया, ये नोटिस किया कि उस घर का सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। ख़ासकर जो अलमारी है जिसमें जेवर होते हैं, रुपए पैसे होते हैं, वो अलमारी खुली पड़ी है। और बुज़ुर्ग महिला का बुरा हाल है, वो अपने होश में है तो ज़रूर, लेकिन पूरी तरह से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। और जो कृष्ण खोसला हैं उनका कोई पता नहीं है, और साथ में इनके घर का जो नौकर है किशन, उनका भी कोई पता नहीं है। तो इस तरह का मामला जिसमें बुज़ुर्ग गायब हो, नौकर गायब हो, नौकर का कोई पता ना हो, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हो, तो ये देखकर किसी के लिए भी ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस घटना के पीछे हो ना हो नौकर का ही हाथ हो सकता है। और पुलिस को भी पहली नज़र में यही लगा। और पुलिस ने जब बुज़ुर्ग दंपत्ति में जो महिला बची थी यानी कृष्ण खोसला की बीवी सरोज खोसला, उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की कि आखिर पिछली रात को हुआ क्या था, तो सरोज खोसला ने जो बातें बताई वो बड़ी अजीब थी। सरोज ने ये कहा कि किशन जो है, जो उनका सर्वेंट है, वो पिछली रात को अपने कुछ दोस्तों के साथ हमारे घर में आया था और दोस्त तो खैर बाहर के कमरे में बैठे हुए थे और किशन ने हमारे लिए चाय बनाई हमेशा की तरह, और खोसला साहब को यानी कृष्ण खोसला जी को और मुझे उसने चाय पिलाई। लेकिन चाय पिलाने के बाद फिर मुझे होश नहीं रहा और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि खोसला साहब नहीं हैं। किशन को मैंने आवाज़ लगाई, किशन भी नहीं था। और जब मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला तो मैंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और सामान अलमारी खुली पड़ी है। तो इसके बाद मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया। तो पुलिस को ये बात समझने में, ये बात पुलिस के लिए तकरीबन क्लियर हो गई कि ये जो किशन नाम का नौकर था उसने चाय बनाई थी और चाय में उसने कोई ऐसी चीज़ मिलाई जो नशीली थी, और उस नशे का असर ये हुआ, उस सेडेटिव का असर ये हुआ कि सरोज खोसला जो है वो बेहोश हो गई। और ऐसी बेहोश हुई कि 12-14 घंटे बाद ही फिर उनको होश आया, और तब तक किशन और साथ में जो मकान में रहने वाले बुजुर्ग थे कृष्ण खोसला, ये दोनों गायब हो चुके थे। अब आसपास के लोगों से पूछताछ हुई। आसपास के लोगों ने कहा कि हाँ, कल शाम को आपका नौकर किशन यहाँ दिखा तो था और कुछ और भी मज़दूर थे। लोगों को लगा कि कृष्ण के जो दोस्त हैं वो मजदूर हैं और उन मज़दूरों की मदद से किशन जो है वो खोसला परिवार का रेफ्रिजरेटर जो है वो कहीं ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा है। कई लोगों ने, आसपास के लोगों ने ये देखा था और उन्होंने बताया कि हाँ, कल रात हमने देखा था कि किशन जो आपके घर का सर्वेंट है वो आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो एक टेम्पो में अपने कुछ लेबरर्स के साथ मिलकर लोड कर रहा था। इसके बाद पुलिस और परेशान हुई और जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो बड़ी हैरान करने वाली कहानी सामने आई। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पुलिस को ये पता चला कि ये जो खोसला दंपति है, इनके घर में किशन नाम का जो सर्वेंट काम करता था, उसके साथ खोसला दंपति के रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं थे। यानी ये जो बुजुर्ग पति पत्नी हैं ये अक्सर किशन को डांटा करते थे, और ख़ासकर कृष्ण खोसला जो हैं वो किशन को कुछ ज़्यादा ही डांटा करते थे, जिससे किशन बहुत नाराज़ रहता था और इसके मन में बहुत ही एंग्विश, एंगर, गुस्सा, ये सारी चीज़ें भरी हुई थी। और वो कृष्ण खोसला से बदला लेना चाहता था और इसी बदले की वजह से उसने शनिवार की रात को पूरी साजिश रची। अपने 5-6 दोस्तों को एक टेम्पो के साथ बुलाया, चाय बनाई, चाय में नशीली गोलियां यानी नींद की गोलियां मिलाई और वो गोलियां जो है मिली हुई चाय उसने बुजुर्ग दंपति को पिला दी। सरोज खोसला तो बेहोश हो गई, लेकिन कृष्ण खोसला जो है वो बेहोश नहीं हुए। तो उनका हाथ मुंह दबाकर
और घर का रेफ्रिजरेटर खाली कर किशन और उसके साथियों ने बुजुर्ग कृष्ण खोसला को उनके ही रेफ्रिजरेटर में भर दिया। आप सोचिए कितनी दर्दनाक, कितनी हैवानियत भरी और कितनी अजीब हरकत थी ये, कैसी अजीब मोडस ऑपरेंडी थी इस जुर्म की। उन्होंने 91 साल के बुजुर्ग कृष्ण खोसला का हाथ मुंह बंद करके उसी रेफ्रिजरेटर में भर दिया और बाहर से रेफ्रिजरेटर को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद अपने दोस्तों के साथ उस रेफ्रिजरेटर को फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतारा, नीचे टेम्पो में रखा, और उसके बाद किशन जो है कृष्ण खोसला को लेकर चला गया। आसपास जो लोग थे उन्होंने किशन को घर का रेफ्रिजरेटर कुछ मज़दूरों के साथ ले जाते हुए ज़रूर देखा, लेकिन उनको लगा कि शायद ये रेफ्रिजरेटर जो है ख़राब हो चुका है, कहीं रिपेयर के लिए ले जा रहा है, या उनको लगा कि शायद खोसला साहब ने अपना रेफ्रिजरेटर किशन को दे दिया या बेच दिया, वो ले जा रहा है। तो किसी को भी इसमें कोई शक शुभा जैसी कोई बात नहीं हुई। उसका रीज़न ये भी था कि किशन जो है उस इलाके में लोग जानते थे कि ये खोसला साहब का नौकर है, तो उसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। लेकिन ये क्या था? ये बेसिकली एक मर्डर था जो बिल्कुल पब्लिक व्यू में हो रहा था, लोगों की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लोगों को लगा कि ये रेफ्रिजरेटर जो है उसको मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, और किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने किशन का पता लगाने की शुरुआत की, तो पता चला कि किशन जो है उसी ग्रेटर कैलाश की लोकेलिटी से थोड़ी दूर एक स्लम एरिया है, संगम विहार, वहाँ पर रहता है। और पुलिस जब संगम विहार पहुंची और किशन को और उसके साथियों तक जब पुलिस पहुंची, तो सारे लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कई जगह सीसीटीवी फुटेज में ये टेम्पो भी कैमरों में कैद हुई जिसमें किशन और उसके साथी रेफ्रिजरेटर लाद कर ले जाते हुए दिखे थे। अब जब किशन से पुलिस ने पूछा कि खोसला साहब को कैसे तुमने अगवा किया और क्यों किया, तो उसने एक तो दुश्मनी की बात बताई, नाराज़गी की बात बताई। फिर उसने बताया कि हमने खोसला साहब और उनकी पत्नी को नशीली चाय पिलाई, खोसला साहब बेहोश नहीं हुए थे, पत्नी बेहोश हो गई, खोसला साहब को जबरन हमने फ्रिज के अंदर घुसा दिया और हमने उस फ्रिज को बंद कर दिया, फ्रिज का सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया, और फिर हम खोसला साहब को लेकर आए। और जब हम अपने अड्डे पर, यानी एक और लोकेलिटी है, स्लम एरिया ही है, उसका नाम है तिगड़ी लोकेलिटी में, जब वो खोसला को लेकर आए और उन्होंने जब रेफ्रिजरेटर खोला तब तक देर हो चुकी थी। कृष्ण खोसला जान से जा चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी, और बहुत दर्दनाक मौत जो रेफ्रिजरेटर के अंदर दम घुटकर हुई। फिर उन्होंने कृष्ण खोसला की जो लाश है उसको एक गड्ढे में, दो मकान के बीच एक खाली प्लॉट में एक गड्ढे में गड्ढा खोद कर उसको दफना दिया। पुलिस को जब पता चला तो पुलिस ने नौकर किशन, उसके सारे साथियों को गिरफ्तार किया, गड्ढे से खोदकर कृष्ण खोसला की लाश बरामद की, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और अब पुलिस ने इस मामले का अनावरण कर दिया है, पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। लेकिन ये मामला कई मायनों में बड़ा अजीब है। एक तो इस तरह की अजीब किडनैपिंग इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी या नहीं सुनी कि किसी आदमी को रेफ्रिजरेटर में बंद करके कोई अगवा करके ले जाए, और अगवा कर ले जाने के बाद जिसकी बहुत ज़्यादा आशंका थी कि उस शख्स की मौत हो जाए, और इस मामले में भी मौत हो जाती है। और दूसरी बात ये, वो बड़ी विडंबनापूर्ण है और एक हमारे समाज की स्थिति को ये बात उजागर करती है कि देखिए, इस बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों बेटों में कोई भी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता था। हालांकि ये उनका पर्सनल चॉइस है, उनके फैमिली की बात है, इसमें किसी को टीका टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अगर ये आइसोलेटेड सीन नहीं होता, अगर मान लीजिए बुज़ुर्ग के साथ कोई और रह रहा होता, अपना ओन फैमिली मेम्बर, तब शायद किशन जैसे नौकरों को किसी बुज़ुर्ग के साथ इस तरह की हरकत करने की हिमाकत नहीं होती। तो ये चीज़ अपने आप में बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन अब जो है वो देर हो चुकी है, कृष्ण खोसला जान से जा चुके हैं, और गिरफ्तार नौकर ने बताया है कि चूंकि वो दुर्व्यवहार करते थे जिससे वो बड़ा नाराज़ रहता था, और उसको लगा कि अगर वो बुज़ुर्ग की हत्या कर दे तो रुपए पैसे लूट सकता है, तो रुपए पैसे भी उसने अपने साथियों के साथ लूटे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा, बल्कि किशन जो नौकर है और उसके जो दोस्त हैं वो तो ये सोच रहे थे कि वो बड़े स्मार्ट तरीके से इस मामले को डील कर रहे हैं और रेफ्रिजरेटर के अंदर बंद करके ले जा रहे हैं, किसी की नज़र भी नहीं पड़ रही है उनके ऊपर, और कोई देखकर समझ भी नहीं पा रहा है कि वो कृष्ण खोसला रेफ्रिजरेटर के अंदर बंद है। तो इसीलिए वो बहुत सेफ़ और सिक्योर फील कर रहे थे मर्डर करने के बाद भी। लेकिन इन बेवकूफ़ क्रिमिनल्स को ये नहीं पता था कि ऐसा करने के बावजूद वो पकड़े जाएंगे, और आखिरकार वो पकड़े गए। तो ये बड़ी ही दर्दनाक, अफसोसनाक और अजीब किडनैपिंग और मर्डर की एक कहानी दिल्ली की है।
जो मेरे तरफ से आपकी खिदमत में आज मैंने बताया। अगर आपके मन में इस पूरे वाक़े को लेकर कोई सवाल है, आप कुछ जोड़ना या अपनी राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। सर सुंदर बागवान जी का सवाल है, सर मोटिव कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ कुछ डांटने के कारण कोई कैसे मार सकता है? सुंदर बागवान जी, आप इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ डांटने की वजह से कोई किसी का मर्डर कैसे कर सकता है, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस है। अगर बार बार लगातार कोई किसी को डांट रहा हो, जलील कर रहा हो, आपको धीरे धीरे उसकी शक्ल, उसके चेहरे तक से नफ़रत हो जाती है। इसके बाद अगर आप शरीफ आदमी हैं तो आप ये करते हैं कि आप उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर मैं उस नौकर की जगह होता तो मैं नौकरी छोड़ देता, अलग हो जाता, मैं मारने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, जिनको लगता है कि वो मारेंगे तो कोई बात नहीं, चलो बुजुर्ग है अब तो इसको मरना ही है, ऐसा भी सोचते हैं कई बार लोग। फिर लोगों को ये लगता है कि बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो नेगेटिव थॉट या क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं वो चीज़ों को इसी तरह से परसीव करते हैं। और आप कह रहे हैं सिर्फ डांटने भर से कैसे मर्डर हो जाएगा? सिर्फ एक कमेंट पास करने से या सिर्फ एक धक्का दे देने की वजह से कई बार मर्डर हो जाता है, बहुत ब्रूटल मर्डर हो जाता है। रास्ता नहीं दिया, सीढ़ी में दो लोग उतर रहे थे, एक आदमी से दूसरे आदमी का कंधा मामूली टच हो गया, टकरा गया, क्या इस बात पर मर्डर हो सकता है? लेकिन इस बात पर भी मर्डर हो जाता है। तो मर्डर कब किस बात पर हो जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जिससे भी आप कहीं भी कभी भी किसी रिलेशनशिप में हैं, और जैसा भी रिलेशनशिप है या अनजान आदमी रिलेशन में नहीं है, तो भी अपने झगड़ों को, अपने मसलों को हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी बात का कितना खौफनाक फॉल आउट हो सकता है। सर शब्बीर रौनक जी का सवाल है, सर क्या किशन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं किया था? अगर उसे नौकरी में डांटा जा रहा था तो बुजुर्ग दंपति की नौकरी छोड़ देता। बिल्कुल शब्बीर साहब, यही तो कुछ देर पहले मैं जवाब दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप ये सवाल पूछेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं किया था, और अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया होता, ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता नहीं है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया होता तो कौन से बुजुर्ग दंपति सुप्रीम कोर्ट चले जाते, हाई कोर्ट चले जाते एक नौकर को रिटेन करने के लिए, और कौन सा उसे जेल की सज़ा हो जाती। तो इस तरह की कोई बात या स्टोरी सामने नहीं आई है। मैंने बताया कि कोई और होता तो शायद नौकरी छोड़ देता, लेकिन ये जो किशन है, ये जो नौकर है, ये नेगेटिव मेंटेलिटी का आदमी था, जिसको लगा कि मर्डर करने से दो काम सधेंगे, दो पर्पस फुलफिल होंगे। एक तो दुश्मनी और एंगर जो है वो निकल जाएगी, और तीसरा इनको मार के लूटपाट कर लेंगे तो रुपए पैसे भी कुछ कमा लेंगे अचानक एक झटके में। तो जब ऐसी सोच हो तो फिर कोई नौकरी क्यों छोड़े, कोई जान ही ले और जान लेकर पकड़ा जाए। सर विकास गुप्ता जी का सवाल है, सर आपको नहीं लगता आजकल लोग दिमाग से बीमार हो गए हैं? यहाँ सब वजह से बिना वजह ही सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल, विकास राजपूत साहब ये कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता क्या? विकास गुप्ता जी, अच्छा ठीक है। गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर बीमार हो गए हैं और इस तरह की बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं? बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोग बीमार हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव तरीके से सोचते हैं, और बार बार क्राइम तक पे जब भी हम लाइव आते हैं, आपके सामने हाजिर होते हैं, तो हम ये ज़रूर बताने की कोशिश करते हैं कि आप जुर्म करके बच नहीं सकते हैं। आप अगर कोई अपराध करते हैं तो उसका खामियाजा और उसकी सज़ा आपको यहीं भोगनी पड़ती है। और कत्ल जैसे मामलों में तो 99.9% मामलों में गुनहगार पकड़े जाते हैं, क्योंकि पुलिस बहुत सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, और नेगेटिविटी जो लोगों के दिमाग में है वो जुर्म करवाती है, इसीलिए उससे बचने की ज़रूरत है। सर विकास राजपूत जी का सवाल है। जी, विकास राजपूत जी, किसी को बहुत सीरियसली बैकग्राउंड चेक करना चाहिए सर्वेंट्स का, rather than doing a formality। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एजेंसीज़ को, पुलिस को बहुत सीरियसली किसी भी सर्वेंट का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, रेदर दैन डूइंग फॉर्मेलिटी। आपने बिल्कुल सही बात कही, करना तो चाहिए ही, लेकिन कई बार मैंने आपको बताऊं कि जो एम्प्लॉयर हैं, जो मकान मालिक हैं, वो अपने किराएदार का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, नौकरों का भी वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। पुलिस भी कई बार वेरिफिकेशन कर देती है, सब कुछ ऑन अकाउंट होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है। इसके बाद भी इतने बेवकूफ़ और जाहिल किस्म के लोग हैं, मैं कहूँगा, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, मर्डर करते हैं और पकड़े जाते हैं। उन्हें ये भी याद नहीं आता कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने एम्प्लॉयर को दे रखे हैं और उसका कोई वेरिफिकेशन भी हो रखा है, लेकिन करते हैं। लोग बेवकूफ़ हैं। आप बताइए, इस मामले में किशन ने जो हत्या की नौकर ने, क्या उसको ये समझ में नहीं आया कि वो पकड़ा जाएगा? सर इंजीनियर सौरभ मेहरे जी, इनका सवाल है, बनर्जी सर खोसला परिवार के साथ घटित हुई घटना को सुनकर परिवार और परिवारजन को नौकर के ऊपर से भरोसा छोड़ना पड़ेगा, घर पर रखना खतरनाक साबित हो गया है। आज की दुनिया में बेहतर होगा कि घर पर नौकर ना रखें।
इंजीनियर सौरभ मेहरे साहब हैं, ये कह रहे हैं कि इस घटना को सुनकर लगता है कि अब नौकरों पर से किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए नौकरों पर, और नौकरों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई रूल बना ले या एक नौकर की इस तरह की करतूत या कारस्तानी की वजह से किसी भी दूसरे नौकर पर यकीन या भरोसा न करें, ऐसा तो हो नहीं सकता, और दुनिया ऐसे चलती भी नहीं है सौरभ जी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको थोड़ा सावधान तो ज़रूर रहना चाहिए, थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए, और इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो नौकर हो, आपका कार क्लीन करने वाला आदमी हो, कोई मज़दूर हो, धोबी हो, जिसका कद शायद आपसे थोड़ा नीचे है और वो उसके साथ आपका इसी तरह का रिलेशनशिप है कि आप कुछ काम कराते हैं, बदले में पैसा लेते हैं, तो आप उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाली कोई बात न कहें, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। और बार बार अगर आप किसी आदमी को जलील करेंगे तो वो आदमी कोई भी हो बुरे तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ये भी एक समझने वाली बात है। सर, सुंदर भगवान जी ने बार बार एक सवाल पूछा है, सर एक गरीब परिवार का बच्चा अगर काम करे तो बाल मजदूरी, और किसी एक्टर का बच्चा काम करे तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, ये सवाल मैंने कहीं सोशल मीडिया में भी हाल के दिनों में पढ़ा था। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर गरीब परिवार का बच्चा काम करता है कहीं तो बाल मजदूरी है, लेकिन अगर सीरियल में भी नाबालिग बच्चे लड़के काम कर रहे हैं तो वो भी मेरे हिसाब से बाल मजदूरी की श्रेणी में आता है। और कई बार जो मुंबई में फिल्म सिटी है और जहाँ पर सीरियल्स शूट होते हैं, वहाँ पर भी कई बार पुलिस ने और जो लेबर डिपार्टमेंट ने है वहाँ रेड की है, और कई बार कंसेंट लेकर पेरेंट्स से कुछ खास गिवन कंडीशन में काम करने की इजाज़त जो है वो बच्चों से लेते हैं। तो इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड है ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ें कानून में रिटन होने के बावजूद वो इग्नोर्ड रह जाती हैं और उसका सही तरीके से पालन नहीं हो पाता है। तो है, ये एक विरोधाभास तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मुझे याद आता है कि कई बार फिल्म इंडस्ट्री में भी बच्चों से काम लेने पर रोक लगाने की बात सामने आई है। स्वागता सरकार, इनका सवाल है, सर प्लीज टेल मी, ऐसे हीनियस क्राइम के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकती है? स्वागत सरकार ये पूछ रहे हैं कि इस तरह के हीनियस क्राइम के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकता है। देखिए, हीनियस क्राइम मतलब जो केस स्टडी हमने आपको बताई वो तो सीधे सीधे मर्डर का केस है, और मर्डर के केस में दो तरह की सज़ा होती है, या तो आजीवन कारावास की सज़ा होगी या फांसी की सज़ा होगी। आजीवन कारावास की सज़ा यूजुअली जो मर्डर केसेस होते हैं उसमें होता है, लेकिन अगर कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला हो जिसमें बहुत ही अजीब तरीके से मर्डर हुआ हो और जिसमें बहुत ज़्यादा रिवेंज, बहुत ज़्यादा नफ़रत और बहुत चौंकाने वाली कोई बात हो, जिसको देखकर इंसानियत मतलब इंसान क्या, मैं कहूँगा कि जो कोई जल्लाद या हैवान हो, जल्लाद तो खैर एक प्रोफेशन है, कोई अगर हैवान जिसे हम कहते हैं वो भी अगर कांप जाए जिसे हम कहते हैं, उसको भी हैरानी हो कि यार कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा कैसे कर सकता है, तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है और उसमें फांसी की सज़ा होती है। और ये सब कुछ जो कोर्ट है उसके विवेक पर निर्भर करता है, जज के विवेक पर, और उनकी ये कॉल होती है कि वो इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो कुल मिलाकर फांसी और आजीवन कारावास, यही दो तरह की सज़ाएं हैं। सर, कई लोग जानना चाहते हैं कि जो उनके बेटे या बेटी होंगे